नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। लालू प्रसाद यादव के बंगलों को लेकर दो बंगले जो इस वक्त सुर्खियों में हैं, क्योंकि पहले तो चर्चा हुई कि राबड़ी आवास जब खाली करेगा लालू परिवार यानी 10 सर्कुलर रोड, तो उसके बाद 39 हार्डिंग रोड जो है ये बंगला नंबर सुर्खियों में था और लगा कि उसके बाद वहां शिफ्टिंग हो जाएगी, मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन 10 सर्कुलर रोड खाली करने की बात और 39 हार्डिंग रोड में शिफ्ट होने की बात के बीच दो बंगले इस वक्त सुर्खियों में हैं और वो लालू परिवार का, या कहें कि लालू प्रसाद यादव के दोनों बंगले हैं, निजी बंगले हैं। एक महुआ बाग में बंगला बन रहा है और दूसरा कौटिल्य नगर में, दोनों पटना में है। इन दोनों बंगलों को लेकर विवाद शुरू हो गया है। सवाल यह है कि क्या लालू प्रसाद यादव की संपत्ति को लेकर फिर कोई नया मुकदमा या नया मामला खड़ा हो सकता है? क्या लालू परिवार एक बार फिर अपनी संपत्ति को लेकर कटघरे में खड़ा हो सकता है? वो इसलिए कि इन दोनों बंगले, जो लालू परिवार का बंगला है, इसको लेकर जेडीयू ने जांच की मांग कर दी है। जेडीयू की तरफ से एक बार फिर मोर्चा संभाला पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने। उन्होंने भूमि सुधार राजस्व विभाग, जिसको संभाल रहे हैं विजय कुमार सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री हैं, तो संबंधित विभाग से नीरज कुमार ने मांग की है कि लालू परिवार ने ये जो दो बंगले बनवाए हैं, लालू यादव जो बनवा रहे हैं, इन दोनों बंगलों की जमीन की जांच होनी चाहिए। और जांच ये होनी चाहिए कि ये जमीन इनको दान में मिली है या इन्होंने पैसे देकर खरीदी है। दान में मिली है तो ये अलग मामला है, और अगर पैसे देकर खरीदी है इन्होंने जमीन, तो जांच होनी चाहिए कि सर्कल रेट के हिसाब से क्या इन्होंने कीमत अदा की है, क्या सर्कल रेट के हिसाब से जो राजस्व सरकार को मिलना चाहिए तो वह मिला है, या फिर इन्होंने चूना लगाने की कोशिश की है। यानी बहुत सस्ते दाम पर, ऐसा तो नहीं कि कहीं सिर्फ नाम के लिए सिर्फ एक कीमत तय कर दी गई और बहुत सस्ती दर पे इन्होंने जमीन ले ली है। यानी लालू यादव को लेकर हमलावर हैं नीरज कुमार और कह रहे हैं कि चूंकि वो लगातार ऐसा करते रहे हैं इसलिए इस जमीन की भी जांच होनी चाहिए। और बड़ी बात यह कि नीरज कुमार के इस बयान के बाद डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा से जब पूछा गया तो उन्होंने भी इस मामले में हामी भर दी। उन्होंने कहा कि अगर हमें रिटर्न में इस चीज के बारे में मिलता है, कोई शिकायत मिलती है, तो तत्काल इसकी जांच कराई जाएगी और कोई भी व्यक्ति अगर विभाग को चूना लगाने की कोशिश कर रहा है या सरकारी राजस्व को नुकसान हो रहा है तो इस पर कार्रवाई होगी। विजय कुमार सिन्हा ने भी कह दिया कि इसकी जांच हम कराएंगे अगर हमें रिटर्न में इसको लेकर कोई आवेदन मिलता है तो। इसीलिए यह सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या लालू प्रसाद यादव का परिवार, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि लालू यादव का परिवार जो है वो इन्हीं दोनों में से किसी बंगले में शिफ्ट होगा। ज्यादा चर्चा कौटिल्य नगर बंगले की भी हो रही है कि वहां शिफ्ट हो सकता है परिवार, लेकिन उससे पहले ये जांच की मांग करके क्या वाकई एक बार फिर से कोशिश हो रही है कि लालू यादव की संपत्ति की जांच करके उनको कटघरे में खड़ा किया जाए, और क्या फिर मुश्किलों में घिर सकते हैं लालू यादव संपत्ति को लेकर? इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं चर्चा के लिए, उनसे आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से बिहार बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार हैं और जेडीयू के नेता राजेश तिवारी हमारे साथ हैं। विपक्ष से बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता कमलेश मंडल और सीपीआईएमएल के प्रवक्ता कमलेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में। नीरज जी, शुरुआत आपसे करते हैं। एक बार फिर से लालू यादव की संपत्ति की जांच की मांग उठ रही है। अब सवाल यह है, मैं फिर वही कहूंगा कि क्या ये अब जाकर, जब लालू यादव का बंगला बिल्कुल बनकर लगभग तैयार बताया जा रहा है, तब जाकर यह पता चला कि अब उसकी जमीन की जांच होनी चाहिए कि वो जमीन कैसे अर्जित की गई है, वो संपत्ति? नहीं, देखिए, ऐसा है कि लालू यादव जी पहले वेटनरी कॉलेज के चपरासी क्वार्टर में रहा करते थे और आज उनके पास सिर्फ पटना में, बाकी जगहों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बाकी जहां जहां है सब छोड़ दीजिए, सिर्फ पटना में उनके पास 43 बीघा जमीन है। तो निश्चित रूप से एक जांच का विषय है। और हमारे माननीय डिप्टी सीएम श्रीमान विजय सिन्हा जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है, उन्होंने जो भी कहा है बिल्कुल कानून के दायरे में कहा है। उन्होंने कहा कि अगर कोई वैधानिक शिकायत या आवेदन मिलती है तो हम जांच क्यों नहीं जांच करेंगे साहब। और लालू यादव जी और उनकी पार्टी को डर क्यों लगता है इस तरह की जांचों से? अगर वो सही पारदर्शी तरीके से उन्होंने जमीन खरीदा है, इतनी संपत्ति बनाई है, तो उन्हें स्वयं आकर के सार्वजनिक रूप से घोषणा करना चाहिए। तो सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में जीने वाले, रहने वाले लोग हैं ना, अपनी प्रॉपर्टी को घोषणा करनी चाहिए स्वयं आकर के। ये लोग दरअसल पहले भी इन पर मुकदमा चल रहा है, जमीन के बदले उन्होंने नौकरी दिया था, ये मुकदमा पहले ऑलरेडी पर चल रहा है, ये कोई बहुत नई बात नहीं है। मैं वही कह रहा हूं ना कि अगर उन पर मुकदमा चल रहा है, उन पर कई तरह के मामले चल रहे हैं, तो जाहिर तौर पर जो संबंधित जांच एजेंसियां हैं वो तो इन प्रॉपर्टीज पर भी उनकी नजर रही होगी। तो इसके लिए स्पेशली अभी जेडीयू प्रवक्ता का कहना और उप मुख्यमंत्री का कहना कि हम जांच कराएंगे, भाई अगर जांच चल रही है लालू परिवार पर तो पहले से वो जमीन भी तो निगाह में होगी। इनके बहुत प्रॉपर्टीज को ईडी ने पहले भी सीज किया हुआ है।
हो सकता है कुछ जमीन ये बचा के रख लिए होंगे जहाँ ये मकान बना रहे हैं। वो जानना चाहिए ना जमीन किस किस दिन उन्होंने लिया, किससे उन्होंने दान लिया है या कैसे खरीदा है, किस कीमत पे खरीदा है, जरूर इसकी जांच होनी चाहिए। राजस्व की चोरी लालू यादव ने किया है तो यह भी एक बड़ा खड़ा मुकदमा बनता है, तो मुकदमा चलेगा और उनको जुर्माना देना पड़ेगा। हाँ, लेकिन आज देख रहा था कि आरजेडी के प्रवक्ता तो बहुत भड़के हुए थे, वो बहुत कुछ उन्होंने बोल दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के बेहुदे आरोप करते हैं, बेहुदी बातें करते हैं लोग, और पता नहीं क्या क्या उन्होंने बोल दिया। साहब ये बड़ा स्पष्ट जान लीजिए, ये कोई बेहुदा आरोप नहीं है, ये बड़ा स्पष्ट करता है कि बिहार सरकार कितनी पारदर्शी है। कोई खास आदमी हो या कोई आम आदमी हो, सबके लिए कानून समान है और सबके लिए जो सरकारी नियम है एक बराबर लागू होंगे, चाहे वो खास नहीं नीरज जी ये देखिए, ये सरकारी महकमे की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो निगरानी करे, वो ध्यान दे कि कहां क्या गड़बड़ हो रहा है। लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि जो सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये बंगला जब बनकर तैयार हो गया तब निगाह पड़ी है कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए। भाई महुआ बाग का बंगला तो मुझे लगता है कि बहुत लंबे समय से सुर्खियों में रहा है कि लालू प्रसाद यादव रोज सुबह वहां जाते हैं, दिन भर काम वाम चलता रहता है, फिर शाम में लौटते हैं। बहुत दिनों से ऐसा कई बार रूटीन रहा है ये। आपको याद होगा चुनाव के टाइम में हम लोग बीजेपी के 3-4 प्रवक्ता इनके कुछ जमीन पर गए थे, आपके यहाँ भी खबर ही चली थी। हम लोगों ने दिखाया था कि देखिए किस तरह से 5-5, 7-7 बीघे का एक प्लॉट बनाए हुए हैं पटना में, पॉश एरिया में। ये लूट की संपत्ति कहां से लाए हैं, जानने में, इनको दिखाने में क्या हर्ज है? कोई, मुझे नहीं लगता कोई इनको आपत्ति परेशानी होनी चाहिए। इनको स्वयं सामने आकर के बताना चाहिए कि हमने नौकरी के बदले जमीन हड़प पाई हुआ जमीन नहीं है, या हमने इसको जो अंकित मूल्य सरकार का है, सर्किल रेट है, उससे कम पे नहीं लिया है या मुफ्त में नहीं लिया है। ये इनको बताना पड़ेगा। इनके परिवार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है साहब, एक ब्यूरोक्रेट से 1 रुपए में मकान लिखवा लिए थे। मैं ज्यादा नहीं सिर्फ बोलना चाहता हूँ, चलिए देखते हैं कि महागठबंधन के जो लालू जी के जो सहयोगी लोग हैं वो क्या इस पर राय रखते हैं। हालांकि सहयोगी में कांग्रेस तो आजकल खफा सी रहती भी है, देखते हैं कांग्रेस का क्या स्टैंड है। कमलेश मंडल जी, क्या लगता है? लालू यादव की संपत्ति की जांच की मांग हो रही है और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा है कि बिल्कुल अगर लिखित में हमें आवेदन मिलता है तो हम इसकी जांच कराएंगे, अधिकारी बिल्कुल तैयार हैं। अभिषेक जी, बिल्कुल, यदि किसी पर भी यदि जांच और आरोप यदि सिद्ध होता है तो लालू जी पे तो पहले से ही कई आरोप सिद्ध हुए हैं और उनको जेल भी जाना पड़ा है। जांच प्रक्रिया जो लगातार उन पे चलती आ रही है, ये कोई नई बात नहीं है। और यदि इस जमीन को लेके जो अभी विवाद चल रहा है कि 2 जगह घर बनाए हैं, तो उनकी संपत्ति की जांच जो है वो पब्लिक डोमेन में है। वो जिस तरह से चाहे सरकार इसकी जांच करवाए, इसके लिए सरकार स्वतंत्र, पूरी तरह से स्वतंत्र है और काम करने के लिए जो है कानून में अड़ंगा लगाने के लिए कोई भी जो है नहीं चाहता है। कानून अपना काम पूरी ईमानदारी से करे, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यदि इनको लगता है कि इसमें किसी तरह की खामी हुई होगी, जमीन खरीद फरोख्त में या फिर बिल्डिंग बनाने में जो पैसे खर्च हुए हैं, आप उसका जांच करवा लीजिए, किसने रोका है। और अभी जो उनको सो के जो उठे हैं, जब बिल्डिंग लगभग दिख रहा है कि पूरी तरह से लगभग तैयार है, अब गृह प्रवेश होने वाला है, तो अब इनको जाके जगह, खैर देर आए दुरुस्त आए, इनको पूरी तसल्ली से इनको जांच कर लेना चाहिए। आदरणीय विजय सिन्हा जी ने कहा है कि कमलेश मंडल जी, इसीलिए मैंने पहले कहा कि कांग्रेस का रिएक्शन ले लेते हैं कि कांग्रेस पता नहीं क्यों आजकल खफा रहती है। देखिए, अगर आप सहयोगी की भूमिका में होते तो कम से कम थोड़ा गोलमोल ही कर देते। आपने पहली लाइन पर ही एकदम डायरेक्ट हिट कर दिया कि लालू जी पर तो पहले भी आरोप सिद्ध हो चुके हैं और वो जेल जा चुके हैं। मतलब आपने बता दिया कि नहीं भाई, वो तो सजा याफ्ता हैं, वो तो साबित हो चुका है कि वो करप्शन में लिप्त रहे हैं। उसके बाद भी ये गठबंधन में है उनके साथ। मतलब कमलेश मंडल जी, थोड़ा गोलमोल कर देते तो चलिए चलता है। सहयोगी के नाते आपने सही में पहली बार ही एकदम सीधे हिट किया एकदम कि लालू जी पर तो सिद्ध है। अभिषेक जी, मेरे नहीं बोलने से जो है कोई चीज छूट नहीं सकता है। मैं यदि ना भी बोलूं तो भी जो सच है वो सच है। नहीं, सच तो सच है, लेकिन मैं वही कह रहा हूं ना कि वाकई कांग्रेस खफा है, ये तो अब तो साबित हो गया। मतलब इतना डायरेक्ट नहीं मारते हैं ना। मैं कह रहा हूं ना कि पहली लाइन पर इस तरीके से बोल देना कि लालू जी पर तो सिद्ध है कि वो जेल जा चुके हैं और इसमें साबित हो चुका है कर, ये तो क्लियर कट हो गया। खैर चलिए ठीक है, वो आपका अधिकार भी था कि आप अपनी बात रखें। राजेश तिवारी जी, नीरज कुमार बहुत एक्शन मोड में है, और एक्शन मोड में है इसीलिए बहुत सारे उनके बयान इन दिनों आ रहे हैं कि लालू जी पर ये होना चाहिए, लालू जी पर ये होना चाहिए। अब लालू जी के दोनों बंगलों की भी याद आ गई है। लेकिन हाँ, चलिए, इस बार उन्होंने कुछ ऐसा नहीं बोला है कि मैं आपत्तिजनक कह दूं, लेकिन सवाल वही है कि क्या ये जब दोनों बंगले तैयार हैं,
ऐसा नहीं लग रहा है कि इंटेंशनली कि आप सरकारी आवास एक खाली करवा के उनको कह रहे हैं दूसरे आवास में जाइए, वो सोच रहे हैं कि हम अपने निजी आवास में जाएं, तब तक आपने निजी आवास पर सोचा कि इस पर अब बिजली गिराते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए अभिषेक जी, लालू परिवार के लिए जमीन और आवास प्रेम जग जाहिर है। ये कोई उसके लिए वो जेल तक गए, और ये पूरे जो आज अब सबसे बड़ी बात है कि जो राजद के लोग, आप बोले कि राजद के लोग नाराज चल रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, बल्कि राजद के प्रवक्ता वक्ता और राजद के नेता तो माननीय मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने कम से कम जो काम तेजस्वी यादव को करना चाहिए वो काम अगर नीरज जी कर रहे हैं। क्योंकि आप जान रहे हैं कि बिहार में आप चकबंदी चल रहा है, हम ही नहीं, बिहार दिल्ली से लेकर के यहाँ तक विदेश से लोग आ करके यहाँ पर चकबंदी में अपना अपना जमीन को सरकार के तहत म्यूटेशन करा रहा है, नाम करवा रहा है, एक एक महीना रह करके करवा रहा है। लालू जी अथाह संपत्ति बनवाए हुए हैं। आप गोपालगंज से लेकर के आपका मुजफ्फरपुर, पटना और औरंगाबाद और दिल्ली तक अथाह संपत्ति बनवाए हैं। इस समय जो तेजस्वी यादव जी विदेश में रह रहे हैं, वो आकर के संपत्ति को सब ये करते, लेकिन वो काम जो है कौन कर रहा है? नीरज जी कर रहे हैं। तो इसलिए कम से कम ये करना चाहिए कि सबको वो लीगलाइज कर रहे हैं। और माननीय उप मुख्यमंत्री जी को जो बोले हैं कि हाँ ठीक है, इसके अनुसार से जो उस विभाग के मंत्री हैं, अगर लिखित आता है तो ये करेंगे, हम लोग करेंगे। क्योंकि ये जग जाहिर है कि इन लोगों का जमीन कितना है। आप सोचिए कि जब बिहार में चकबंदी शुरू हुआ था तो किस तरह से ये लोग विरोध कर रहे हैं। तो ये तो एक भतीजा का और एक जो कर्तव्य निभा रहे हैं नीरज जी, तो इसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहिए। भतीजा का कर्तव्य काहे धन्यवाद करें भाई, की बात कर रहे हैं, कैसी बात करें, क्यों धन्यवाद करें? सर्वे में तो नाम भी चढ़ा लेते हैं लोग अपना, उन लोग को डर होगा कि कहीं नीरज जी अपना नाम चढ़ा लिए तब क्या होगा, ये भी तो डर होगा। तो धन्यवाद क्यों करें? नहीं, तब इसके मतलब लीगली ऐसा नहीं ना, आप अथाह जमीन का है तो उसको कम से कम इनको भाई, तो उसमें सरकार ने 3 ही महीने का रखा है ना। अब राजेश तिवारी जी, सर्वे में सरकार ने 3 महीने का वक्त दिया है कि अगर 3 महीने तक किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं की तो वो जमीन आपके नाम हो जाएगी, अगर आपने सर्वे में अपना नाम चढ़ा लिया। उनको डर होगा कि पता चला कि तेजस्वी जी 3 महीने विदेश रह गए और नीरज जी ने अपना नाम चढ़ा लिया, तब क्या होगा? तो आकर के उनको चढ़ाना चाहिए। सिर्फ आप राजनीतिक वैसियत बनिएगा। अगर पिताजी को किडनी खराब हो रहा है तो छोटी बेटी दे रही है, आंख खराब हो रहा है तो बड़ी बेटी दे रही है, और उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी और उनका वसीयत को आप अधिकार बनाइएगा। यही कारण है कि हम लोग अपना फर्ज निभा रहे हैं कि वो फर्ज आकर के तेजस्वी जी आइए बिहार में, आप फर्ज निभाइए। जो 2 नवंबर से आप आपने तो इस पूरे मामले को इमोशनल बना दिया, आपने तो एकदम भावुक कर दिया लालू परिवार को कि नीरज कुमार जी अपना फर्ज निभा रहे हैं भतीजे का। ये मामला ही अलग हो गया। कमलेश शर्मा जी, ये तो कह रहे हैं कि नीरज कुमार भतीजे का फर्ज निभा रहे हैं कि लालू जी की जमीन का सब कुछ सर्वे वगैरह में मदद कर रहे हैं कि आप देखिए सब सर्वे अपना करा लीजिए जमीन का। यहाँ 2 नीरज जी पर बात हो रही है अभिषेक जी। हाँ, पहले तो हम थोड़ा जदयू के जो प्रधान प्रवक्ता हैं नीरज कुमार जी, उनके बारे में थोड़ी बात कर लें। पहली बात तो कि नीरज जी जो जमीन की जांच की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि उनके थोड़ा जमीर की भी जांच हो जानी चाहिए। नीरज कुमार जी के जमीर की भी थोड़ी बात हो जानी, जांच हो जानी चाहिए। जब यही नीरज जी महागठबंधन के दौर में थे तो इन्होंने सम्राट चौधरी के बारे में क्या क्या कहा था, उनके सर्टिफिकेट की जांच को लेकर के, सर्टिफिकेट के बारे में वो नरेंद्र मोदी जी को भी नहीं बख्शे थे। और अमित शाह जी के बारे में उन्होंने क्या कहा था। तो नीरज जी की खासियत यह है कि जिसके साथ रहते हैं उसके लिए बेहतर प्रवक्ता के काम करते हैं। वो जमीन अजमीर की बात तो छोड़ दीजिए, वो सब बात उनके लिए। लेकिन ये कहना चाहते हैं कि नीरज जी को कोई अब सीरियसली लेता नहीं है, बहुत उनको हल्के में लेता है, उनके बयान को भी काफ़ी हल्के में लेता है। अब यह बात भाजपा के जो प्रवक्ता हमारे मित्र नीरज जी बैठे हुए हैं खूब मुस्कुरा रहे थे। हमारे जब कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे तो खूब मुस्कुरा रहे थे। देखिए भाई साहब, मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग को तो बोलना नहीं चाहिए। ये जानकी वल्लभ शास्त्री के कविता एक है मेघगीत, उसमें कुछ पंक्तियां हैं। कुपथ कुपथ रथ दौड़ाता जो पथ निर्देशक वह है, लाज लजाती जिसकी कृति से घृति उपदेशक वह है। आपके जो करनी है उस करनी से तो लाज भी लजा जाता है, लेकिन आज आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। दिलीप जायसवाल जी, संजय जायसवाल जी, अशोक चौधरी जी, सम्राट चौधरी जी,
पर जो सवाल किए गए थे चुनाव के दौरान, आज आप क्या कर रहे हैं, उस पर कोई जांच पड़ताल हुई नहीं हुई। कहना यह है अभिषेक जी कि आपके पास आईटी है, आपके पास ईडी है, आपके पास कोर्ट है, आपके पास तमाम एजेंसियां हैं, आप जो चाहे सो कर सकते हैं। हाँ बोलिए बोलिए कमलेश शर्मा जी, आप जो चाहे सो कर, हाँ आप जो चाहे सो कर सकते हैं। अभी आपकी स्थिति यह है कि आपका सिक्का एकदम खोटा सिक्का भी पूरी तरह से दौड़ रहा है। तो यह तो दौड़ने का आपका दौर है, इसमें जितना दौड़ाना है दौड़ा लीजिए। लेकिन सच्चाई यह है कि बिहार की जनता ने आपको जो जिस तरह से मैंडेट दिया है, वह भारी उम्मीद के साथ मैंडेट दिया है, और यह उम्मीद आपके लिए बारूद का ढेर भी है। उम्मीद के पर ही आप बैठे हुए हैं और बारूद के ढेर पर ही बैठे हुए हैं। आप जनता को भरमाना चाहते हैं, जनता को भटकाना चाहते हैं। लालू यादव का परिवार कौटिल्य नगर में, जहां तक मेरी जानकारी है अभिषेक जी, को वो पहले जो विधायक लोगों को अलॉट होता था, लोग सबके पास जमीन है, वहां मकान का मरम्मत चल रहा है। हम आज अखबार में मैंने देखा मकान का मरम्मत चल रहा है और वहां मकान बन रहा है। भैया 2005 से आप सत्ता में हैं और लालू परिवार का एक एक करके आपने उघार लिया, जेल भेज दिया, सब कुछ कर दिया। अभी तक आपके जांच की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। सही बात यह है कि आपका यह व्यवहार जो है, यह व्यवहार लोगों को अपमानित कमलेश शर्मा जी, एक सवाल मैं आपसे व्यवहार प्रताड़ित करने वाला है। एक सवाल उसमें मैं जोड़ता हूं कि देखिए, नहीं मैं उसी में आप ही से एक सवाल जोड़ रहा हूं कि देखिए ठीक है, बीजेपी या जेडीयू के लोग जो हैं वो अपने नेताओं को बख्श देते हैं, दूसरों पर हमला बोलते हैं, ये राजनीति में सब करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी जेडीयू ही करती है, कांग्रेस भी करती है, वामदल भी करते हैं, आरजेडी भी करती है, सब पार्टियां करती हैं कि विरोधियों पर हमला और अपनों पर चुप्पी। मैं सिर्फ एक सवाल कह रहा हूं कि ये जो वामपंथी कहे जाते हैं ना, जो लेफ्टिस्ट विचारधारा होती है, ये पूंजीपतियों के विरुद्ध होती है, उनके विरोध में होती है। ये पूंजीपति जो जमीन वगैरह का बहुत बड़ी पूंजी बना लेते हैं ना, संपत्ति अर्जित करते हैं, उनके विरोध में होती है। क्या आपको नहीं लगता, जैसे अभी नीरज जी कह रहे थे या फिर राजेश तिवारी जी कह रहे थे कि पता नहीं 43 बीघा या कितनी जमीन है पटना में, क्या कभी आप लोगों ने सोचा कि कहां से ये जमीन और इतनी जमीन कैसे बनी राजधानी के क्षेत्र में? ये सवाल है अभिषेक जी, हाँ। कि अगर लालू परिवार के पास 4500 बीघा जमीन है, तो सिस्टम यहां सरकार ऑपरेट कर रही है या सरकार कुछ है ही नहीं। अगर सरकार नाम की कोई चीज नहीं है और लालू परिवार ने अथाह संपदा अर्जित कर ली है, तो इसका मतलब है कि सरकार फेल है, यहाँ पर सिस्टम फेल है। मैं मान गया कमलेश शर्मा जी, मैंने तो उनको ये भी मान लिया कि वो पक्षपाती है, मैं वो पक्षपाती है ये भी मान रहा हूं। मैंने तो आपसे पूछा ना कि जो वामपंथ की विचारधारा है उसको लेकर कमलेश शर्मा जी क्या सोचते हैं, कि क्या कोई व्यक्ति राजधानी क्षेत्र में इतनी जमीन अर्जित कर रहा है, लेकिन आपके लिए वो क्या वो सवाल नहीं है? वामपंथी विचारधारा के लिए आप यहाँ पर डिबेट अभिषेक जी आप नहीं बुलाए हैं, आप यहाँ डिबेट बुलाए हैं लालू परिवार। नहीं, आप तो अपनी पार्टी की विचारधारा की नियत से ही बोलेंगे ना। आप तो मैं तो आपसे पूछ रहा हूं सवाल पर अभिषेक जी प्लीज, अगर जमीन के सवाल पर वामपंथियों का क्या विचारधारा है, हाँ। इस पर अगर आप बात करेंगे तो डिस्कशन होगा। यही नीतीश कुमार ने, हाँ। यही नीतीश कुमार ने जो आयोग बनाया था, भूमि सुधार आयोग बनाया था, हाँ। उस भूमि सुधार आयोग डी बंदोपाध्याय के नेतृत्व में हमारी पार्टी ने आगे बढ़कर के उनका समर्थन किया था, और उसमें डी बंदोपाध्याय ने कहा कि 21 लाख एकड़ बिहार में जमीन अतिरिक्त है, और जितने भी लैंडलेस हैं तमाम लैंडलेस को 1 एकड़ जमीन खेती करने के लिए और 10 डिसमिल जमीन उनको बारी के लिए रहने के लिए दिया जा सकता है। वही नीतीश कुमार जी ने उस आयोग के रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो मैं तो चाहता हूं कि यह पूरी जांच हो, और यहां तक कि लालू परिवार के संपत्ति की जांच करने की बात है, केवल लालू परिवार के संपत्ति की जांच नहीं, हमारी भी संपत्ति की जांच करा लीजिए। ठीक है, नीरज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। नीरज जी छोटा रिएक्शन मैं डॉक्टर संजय के पास जा रहा हूं। नीरज जी करने चाहिए छोटा रिएक्शन। अंतिम बातें मैं कहना चाहता हूं, देखिए भैया, यह आपकी स्वतंत्रता है, यह मुंह है आपकी स्वतंत्रता है, यह भाजपा के नेताओं का। अब जो चाहे सो कर ले, और इनको जो कोर्ट हो गए हैं, अगर आपने एफआईआर किया है लालू परिवार पर, तो अब इसका जांच कर रही है। बिना एफआईआर के आपको किसी के मान मर्दन करने का आपको क्या अधिकार बनता है? ठीक है, आप पॉलिटिकल मान मर्दन करने का नीरज जी छोटा रिएक्शन वक्तव्य है ये।
बिल्कुल मार मर्दन नहीं है, ये बिहार सरकार की ट्रांसपेरेंसी है। हाँ। और बिहार की जनता को जानने का ये पूरा अधिकार है कि लालू जी मुख्यमंत्री रहते हुए, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रहते हुए कितनी संपत्तियों को उन्होंने हड़पा है, आम लोगों से और सरकारी संपत्ति को। ये पूरा क्यों नहीं अधिकार आज बिहार नीरज जनता जी, को है। नीरज जी यही तो सवाल है ना क्योंकि भाई, कोई आपने कोई उनकी आपत्ति कहाँ संपत्तियों को जता रहा है? हड़पा सब लोग तो कह रहे हैं कि क्यों जांच नहीं होनी जांच चाहिए, कराया आज तक लेकिन आप? मेरा वो सवाल तो अभी बरकरार है ना, जो मैंने डिबेट की शुरुआत में कहा कि क्या ये चीज आपने कहा कि राबड़ी देवी ने सीएम रहते कितनी संपत्ति हड़पी है मतलब क्या? और 20 साल हो गए उनको मुख्यमंत्री पद से हटे हुए, आज तक आपको पता नहीं चला? हो रही है, कोई घटना घटती है 20 साल बाबा के टाइम में घटना घटती है, पोता उसका मुकदमा लड़ता है। इसको जो सिविल सूट का मामला ठीक है, है, चलिए डॉक्टर संजय इस सरकार डॉक्टर किस लिए संजय, चला रही है? ये एक सवाल उठा और यही तो इसीलिए मैंने ये शुरुआत में डॉक्टर संजय की आवाज दीजिए। डॉक्टर संजय, मैंने इसीलिए सवाल उठाया कि क्या एक और संपत्ति से जुड़ा विवाद खड़ा होगा? क्या एक बार फिर लालू यादव की किसी संपत्ति या उनके आशियाने को लेकर फिर वो कटघरे में खड़े होंगे? ये साफ तौर पर प्रतीत हो रहा है ऐसा। ये मान मर्दन करना इनका उद्देश्य केवल, अपमानित करना उद्देश्य। हाँ ठीक है बाकी डॉक्टर कुछ संजय, नहीं डॉक्टर इनके पास संजय। है। देखिए, सार्वजनिक जीवन में पृष्ठभूमि उनकी वामपंथी हो, दक्षिणपंथी हो, समाजवादी हो, सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति की चर्चा होती है और उनकी संपत्ति और उनके धन की भी चर्चा होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसकी जांच हो न जांच हो, लेकिन चर्चा होती है। तो जो आप बार बार एक सवाल उठा रहे हैं कि 2005 से बिहार में अगर एनडीए की सरकार है और अगर लगता है कि कोई परिवार ने वैध तरीके से अवैध तरीके से अगर इतना धन अर्जित कर लिया है, तो बिल्कुल जारी करना चाहिए कि हाँ, इन्होंने इस तरह की संपत्ति। फिर ये 2025 में क्यों, इसके पहले क्यों नहीं? 20 साल सरकार आपकी नहीं होती तो एक सवाल होता कि हमारी सरकार नहीं थी, हम किस हैसियत से, किस अधिकार से इसकी जांच। और चीजें तो बिल्कुल पारदर्शी होनी चाहिए, लेकिन पारदर्शिता में सिलेक्टिवनेस नहीं होना चाहिए। सबके लिए पारदर्शी कर दीजिए। अगर कोई पक्ष में है, कोई विपक्ष में है, पारदर्शिता सबके लिए होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको हम लोग अलग अलग खंड में बांट करके देखें। अभी जो दो निजी बंगले की बात हो रही है, कौटिल्य नगर और महुआ बाग। कौटिल्य नगर के बारे में जहां तक मेरी जानकारी है कि शायद वहां पर कुछ जमीन विधायकों को अलॉट किया गया था, जो जितना खरीद सकते थे। उसमें कई लोग पूर्व के लोग भी रहते हैं वहां। शायद कौटिल्य नगर की जमीन उसी तरह से अलॉट किया गया होगा लालू प्रसाद जी को या राबड़ी देवी जी को, और जिस पर उनका बंगला बना है या घर बना है मुझे नहीं पता है। मैं जानता भी नहीं हूं कि बंगला किसको कहते हैं, घर किसको कहते हैं। तो वो कौटिल्य नगर की जो जमीन है, अगर सरकार ने ही एक कोऑपरेटिव के तहत अलॉट किया कि आवासीय क्षेत्र में ये लोग रहेंगे, तो सरकार के पास उसकी पूरी जानकारी है कि कितने कट्ठे जमीन है और रजिस्ट्री कब हुई, कोऑपरेटिव ने किस रेट से किनको जमीन मुहैया कराया और उस पर घर जो बना है। महुआ बाग वाली जमीन को लेकर के भी सरकार को अधिकार है। चूंकि एक चीज को तो सबको पता है ना कि 1 इंच जमीन भी जो है वो सरकार के नजर में होती है, सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। लेकिन सिलेक्टिव होकर के किसी को अटैकिंग मूड में अगर आप बार बार कहेंगे तो थोड़ा लगता है कि नहीं, आप किसी के पक्ष में खड़े हैं और किसी के लिए बिल्कुल आप विपक्ष में खड़े हैं कि नहीं, इनकी ये जांच होनी चाहिए, वो जांच होनी चाहिए, वो जांच होनी चाहिए। थोड़ा सा वहां संतुलन दिखना चाहिए। जांच हो जाए, मैं तो चाहता हूं कि बिहार, अभी तो 31 दिसंबर खत्म हुआ है, जितने मंत्री और जितने मुख्यमंत्री जी और जितने लोग हैं, सबने अपना संपत्ति का ब्यौरा दिया ना। ब्यूरोक्रेट्स के लिए भी है ना भाई कि हाँ, आपको संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। पूर्व और वर्तमान के सारे जनप्रतिनिधियों के लिए भी एक कानून बना दीजिए कि आपको हर साल 31 जनवरी को दिसंबर को एक ब्यौरा देना होगा कि आपकी संपत्ति में कितनी वृद्धि हुई, पहले से आपके पास क्या था, पुश्तैनी क्या था और आपकी वृद्धि कितनी हुई। और ये भी होना चाहिए ना, मुझे मैं तो उसमें ये भी कह रहा हूं कि अगर चूंकि दे रहे हैं तो ये सिर्फ एक औपचारिकता नहीं हो कि आपने भर के दे दिया तो लोगों ने मान लिया कि इतना है। उसकी भी जांच होनी चाहिए कि वाकई ये सही दे रहे हैं, गलत दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जांच होनी चाहिए। क्यों नहीं जांच होनी चाहिए? तब तो फिर कुछ भी भर करके लोग दे देंगे, मान लेंगे। बिल्कुल जांच होनी चाहिए। शायद अगर ये स्थिति आ जाए तो बिहार में तो आदर्श स्थिति हो जाएगी। अगर ये स्थिति आ जाए बिहार में तो बिहार के लिए बड़ी आदर्श स्थिति हो जाएगी। तभी तो समाजवाद का असली स्वरूप बिहार में दिखेगा कि भाई इक्वल बंटवारा हो गया। लेकिन जब आप सिलेक्टिव तरीके से
किसने कैसे किया नहीं किया, इस जांच के घेरे में किसी को लेने से कौन किसी को रोक रहा है? बिल्कुल कर लीजिए जांच, लेकिन ये जांच क्या केवल विपक्ष का नेताओं की होनी चाहिए या पक्ष के नेताओं पर भी होनी चाहिए? अगर जांच में ट्रांसपेरेंसी है तो फिर किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी कि हाँ सबकी जांच हो रही है। लेकिन अगर किसी को टारगेट कर करके कि उन्होंने ये कैसे कहां से लाया, ये कहां से लाया, ये कैसे लाया, बिल्कुल जानिए। लेकिन वही बात है ना कि चूंकि डॉक्टर संजय की, चूंकि अभी कमलेश मंडल जी कह रहे थे ना कि चूंकि ये लालू प्रसाद यादव का पहले भी ये रिकॉर्ड रहा है और पहले भी वो इसमें सिद्ध हो चुका है कि वो गलत किए थे जिसमें वो जेल गए थे, तो वो चीज़ें याद रहती हैं लोगों को। फिर उसके बाद राजधानी में, चूंकि पटना मतलब जो लोगों को रहता है कि भाई स्टेट कैपिटल है तो वहाँ ज़मीन महंगी होगी, वहाँ पर आप इतना बड़ा जब कैंपस देखते हैं कि पूरा एकदम बहुत बड़ा बाउंड्री वॉल है, उसमें आलीशान बंगला है, तो सवाल तो उठेंगे, ये भी सच है। नहीं, सवाल उठेंगे। अगर 43 बीघा जमीन है तो बिल्कुल सवाल उठेंगे। मैं तो शुरू में कहा कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाला व्यक्ति जो अपने को समाजवाद का बड़ा पुरोधा कहता हो, उसके पास अगर इतनी संपत्ति कहीं से भी आई तो फिर आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम पूंजीवाद के भरपूर पोषक नहीं। अभी बात की जा रही थी ना, फिर तो धन का ये जो इतना बड़ा स्रोत है वो तो आपको बताना होगा। और मैं समझता हूं कि अब शायद इसकी जांच नहीं हो रही होगी, क्योंकि सबको तो अपने रिकॉर्ड में देना पड़ता है। अगर आईटी फॉर्म कोई भी व्यक्ति भरता होगा तो उनकी आमदनी क्या है और उन्होंने उस आमदनी से क्या क्या व्यवसाय से क्या विकसित किया, जमीन कैसे खरीदी, उसके स्रोत कहाँ हैं। कम से कम सार्वजनिक जीवन में जीने वाले लोग अगर ऐसा करने लगे तो बदलते हुए बिहार, बिल्कुल आप कह रहे हैं 43 बीघा 43 जैसे कट्ठा जमीन खरीदने में पटना में शायद मैं समझता हूं कि बड़े बड़े उद्योगपति हाँफ जाएंगे, जो जमीन का सर्कल रेट है। और अगर 43 बीघा जमीन है या नहीं है मुझे नहीं पता है, तो एक बड़ी बात है कि वो उसके स्रोत तो कहीं ना कहीं से होंगे। वो व्यवसायिक स्रोत हैं या और क्या स्रोत हैं वो तो वही बता पाएंगे जिनके पास वो जमीन है। लेकिन ऐसे 43 बीघा वाले लोग और भी मिल जाएंगे और दलों में भी मिल जाएंगे। लालू प्रसाद जी के परिवार पर बात हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे दलों में इतनी बड़ी संपत्ति के मालिक वाले लोग आपको नहीं मिलेंगे या इतने बड़े बंगले वाले लोग आपको नहीं मिलेंगे। बिल्कुल। मैं एक बार राजेश तिवारी जी के पास फिर चलता हूं। राजेश जी, चूंकि इंटेंशन पर सवाल खड़े हो रहे हैं नीरज कुमार के कि आखिर जेडीयू प्रवक्ता ने क्या इंटेंशनली ऐसा नहीं किया, जैसा भी डॉक्टर संजय कह रहे थे ना कि भाई वो तो सारी चीजें इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते ही होंगे, ऐसा तो है नहीं कि नहीं करते होंगे। उसमें संपत्ति अगर कुछ छुपाने की कोशिश करते होंगे तो लालू परिवार पर कई एजेंसियां पहले से ही जांच बिठा के रखी हुई हैं, थोड़ी ना वो बंगला बचा होगा निगाह से। एजेंसीज उस पर भी नजर रखी होंगी, उन्हें भी पता होगा। ये अलग से स्पेशली कैटेगोरिकली बताना कि नहीं नहीं ये दोनों बंगले की जमीन की जांच करो, ये इंटेंशन ही तो लग रहा है। नहीं अभिषेक जी, आप जब हम इस टॉपिक को पता चला कि ये टॉपिक रखा गया तो हम खुद इस पर रिसर्च किए। तो लालू यादव जी जो भी आप हल्फनामा जो दिए हैं, चुनाव लड़े हैं, उसमें हम देखे, तेजस्वी का देखे, तेज प्रताप जी को देखे, राबड़ी देवी जी का देखे, कहीं भी जो है कौटिल्य नगर का चर्चा नहीं है उसमें। ठीक है, क्योंकि यही एक आधार होता है देखने का, उसी आधार पर देखे, हम कहीं भी अब नहीं देखे हैं। तो वही महुआबाद का देखे और जगह का देखे, लेकिन उसमें कहीं भी चर्चा नहीं होता। आप जान रहे हैं कि उसमें जमीन का लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, अगर हमारे मुख्य प्रवक्ता जी अगर इस तरह का ये मांग कर रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है। दूसरा बात है, हमारे जो वामपंथ के भाई तभी से लंबा चौड़ा जो वचन दे रहे थे, इन वामपंथ का विचारधारा तो भ्रष्टाचारवाद के विचारधारा के शरणागत हो गया है। इनका अब तो कोई विचारधारा ही नहीं है और यही कारण है कि पूरे एक केरला को छोड़कर के पूरे देश से उखड़ते जा रहे हैं। हम लोग जो भी विचारधारा की बात कर रहे हैं, काम की कर रहे हैं, इनका तो बस एक ही विचारधारा है कि किसी तरह से लालू यादव शरणम गच्छामी है और उसी गच्छामी के तहत ये काम कर रहे हैं। क्या आपका विचारधारा है? विचारधारा आप यही था कि पूंजीपतियों के खिलाफ आपका क्या स्थिति है। आज देख लीजिए कि जितने किस तरह का आप लोग का संगठन में जुड़ा हुआ है और किस तरह का स्थिति बचा हुआ है। तेजस्वी यादव को सिर्फ और सिर्फ आप बचाने में लगे हुए हैं। अरे कम से कम कहना चाहिए कि इतना 43 बीघा जमीन आया कहां से, इस पर आपका विरोध करना चाहिए। इनके जमीन पर आपको जाकर के लाल झंडा गाड़ना चाहिए, लेकिन नहीं, इनको यह है कि बचाव करना है, क्योंकि ये लोग सिलेक्टिव राजनीति करते हैं। ये जो है, जो भ्रष्टाचारी है, जो पूरे देश के कानून से हुआ है। ठीक है, कमलेश शर्मा जी कुछ आप कहना चाहें तो कमलेश शर्मा जी। क्या बात है? हालांकि लाल झंडा गाड़ने का पता नहीं इन्होंने क्यों बोला, लेकिन लाल झंडा तो चूंकि एक समय था जब 90 के दशक में लालू जी ने तो वामपंथ के खिलाफ एकदम मुहिम छेड़ दी थी,
अब पता नहीं लाल झंडा गाड़ने को ये कहने कि लालू जी की ही जमीन पर जाकर गाड़ दीजिए आप। जी जी, ये हम कहना ये चाहते हैं कि ये जो हमारे साथी जदयू के प्रवक्ता बोल रहे हैं वामपंथ के बारे में, तो उन्होंने बहुत कुछ बातें कही, वामपंथ के विचारधारा पर कहा, लेकिन महोदय आप जिस दल में हैं और जो आपके दल के मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, उनकी क्या विचारधारा है? अगर उनकी विचारधारा सत्ता में बने रहने की विचारधारा है, अगर उनकी विचारधारा अवसरवाद की विचारधारा है, अगर उनकी विचारधारा पलटू राम बने रहने की विचारधारा है, तो इसके बारे में भी थोड़ा आपको बोलना चाहिए। दूसरी बात कि एक बात मैं अभिषेक जी कहना चाहता हूं कि नीरज कुमार जी जो जदयू के प्रवक्ता हैं, जिनके बारे में हमारे जदयू के साथी कह रहे हैं कि बहुत महान प्रवक्ता हैं और वो सच के अलावा कुछ भी नहीं बोलते हैं, तो कोई प्रवक्ता कुछ बोल देगा उस पर कोई एक सीरियस टीवी चैनल डिबेट बुला देगा? मैं तो मानता हूं कि डिबेट ही नहीं बुलाना चाहिए इस तरह के लोगों के बातचीत पर, मैं इसमें बयान पर। ना ठीक है, ये इस तरह के लोग जो, मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, ये मेरा अपना विचार, ये मेरा आपका विचार है, तो मैं भी भाई, आप हमारे यहाँ, आप अगर गेस्ट के तौर पर हैं तो मेरी भी जिम्मेदारी है ना कि मैं आपके सवाल को स्पष्ट कर दूं। आप नीरज कुमार को एक व्यक्ति मत मानिए ना। नीरज कुमार अगर आप खुद कह रहे हैं वो मुख्य प्रवक्ता हैं, यानी वो जेडीयू कह रही है, जेडीयू मांग कर रही है कि लालू प्रसाद यादव की जमीन पर कार्रवाई हो और जांच हो। आप नीरज कुमार क्यों सोच रहे हैं? वो जेडीयू बोल रही है। चुप रहिए, एमएलसी भगवान नहीं होते हैं। एक मिनट नहीं, राजेश तिवारी जी एक मिनट। ना ही वो एमएलसी है इस नाते डिबेट होगा, ना ही वो प्रवक्ता है इस नाते डिबेट होगा। वो जेडीयू का स्टैंड है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता को पार्टी ने आगे किया कि तुम लालू परिवार के खिलाफ लगातार जहर उगलो, आग उगलो, वो कर रहे हैं। जी अगर वो जेडीयू के प्रधान प्रवक्ता हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि आप नीरज जी राजनीति को उस जगह पर ले जा रहे हैं जहां कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन, कोई भी विचारधारा अपने शीर्ष पर नहीं रहता है, उसका पराभव होता है। जब पराभव आपका होगा और अन्य लोग सत्ता में आएंगे तो आपके साथ क्या सलूक करेंगे? अब आप राजनीति में कहां ले जाना चाहते हैं? आप राजनीति को कहां पहुंचाना चाहते हैं? क्या मिनिमम भी सूचिता आप समाप्त कर देना चाहते हैं? मैं वही कह रहा हूं, आप ये सोचिए ना, आप ये सोचिए कमलेश जी, मुझे लगता है इससे पहले भी आप डिबेट में शामिल हुए थे जब नीरज जी के ही बयान पर कर रहे थे। भाई 10 दिन में 3 मौके ऐसे हुए हैं जब नीरज कुमार के किसी ना किसी लालू परिवार पर अटैक पर हमने डिबेट किया है। एक बार भी क्या जेडीयू ने खंडन किया कि नीरज कुमार कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? पार्टी ने उसको इंडोर्स किया कि हमारा बयान है, पार्टी का बयान है। तो यानी पार्टी कह रही है ना कि भाई ऐसा हो। बिल्कुल आपका कहना सही है। जदयू के पहले लोग इस तरह की बातें नहीं किया करते थे। जदयू के थोड़ा सा अपना स्टैंड भारतीय जनता पार्टी से अलग अपना स्टैंड वो रखते थे, लेकिन जब से नीतीश जी की तबीयत खराब हुई और जदयू के अंदर में भारतीय जनता पार्टी का स्लीपर सेल नहीं, अब ओपन सेल ऑपरेट करने लगा। जब से बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, मैं कह रहा हूँ बोलने दीजिए। तिवारी जी चिल्लाइए नहीं, बोलने दीजिए, चिल्लाइए नहीं, बोलने दीजिए। अरे आप जो है, आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा, आपकी बारी आएगी। अरे आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा। मैं कह रहा हूं कि अब स्लीपर सेल या ओपन सेल काम कर रहा है। अब जदयू का जब से पूरी तरह से भाजपाकरण हो गया है, ठीक है, तब से भाजपा के ही पूरी बात। हाँ ठीक है राजेश तिवारी जी, ऐसा नहीं है कि आपको समय नहीं दे रहे हैं, चूंकि आपके ही खेमे से बयान आया है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके जो विरोधी हैं उस पर जवाब देने के लिए वो ज्यादा अभी इस वक्त जरूरी है ना कि उनका जवाब क्या है। आपके ही खेमे से तो बयान आया है जी। हाँ बोलिए। सबसे बड़ी बात है कि किस वामपंथ की बात कर रहे हैं। वामपंथ अब आज के डेट में वो भ्रष्टाचार आरजेडी का अंग हो गया है। जैसे हर प्रकोष्ठ में एक होता है ना, महिला प्रकोष्ठ है, युवा प्रकोष्ठ है, खेल प्रकोष्ठ है, उसी तरह से राजद ने एक प्रकोष्ठ बना दिया है, वामपंथ प्रकोष्ठ। और अब देखिए जिस पूंजीवाद के खिलाफ ये लोग लड़ रहे हैं, आज तक यहाँ तक कि सरकार में भी शामिल नहीं हुए, लेकिन आज उसके प्रवक्ता की ये स्थिति हो गया है कि टीवी स्टूडियो में आकर के उस भ्रष्टाचार को, उस पूंजीवाद को जो है प्रबल रूप से उसका प्रशंसा कर रहा। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या बात है? इससे बड़ा पलटू और इससे बड़ा व्यक्ति का क्या हो सकता है कि आज ये लोग। नीरज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। नीरज जी कर रहे हैं।
जी, मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, हाँ। ये कोई सिलेक्टिव कार्रवाई नहीं है। नंबर एक बात, हमारे माननीय डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी जन कल्याण संवाद कार्यक्रम के तहत रोज हजारों भूमि से जुड़े समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं, हजारों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। पूरे बिहार में खुशी का माहौल है कि बिहार में अब जमीन के मामले में, जिसके कारण से कि बिहार के 90% से अधिक क्राइम होता था, वह एक आदर्श स्थिति बनने जा रही है। धीरे धीरे वो देखने को मिलेगा। लालू परिवार अपने आप को अति विशिष्ट क्यों मानता है? उन्हें भी जांच के दायरे में, अगर उनके खिलाफ भी कोई शिकायत आएगी तो उन पर भी जांच किया जाएगा। इसमें इतना व्याकुल होने की मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत है। अगर उनके खिलाफ आवेदन, वैधानिक आवेदन आता है, कोई आवेदन आता है, प्रक्रिया से आता है, तो निश्चित रूप से जांच होगी। और अगर अवैध तरीके से उनकी जमीन है तो उनसे उन्हें कब्जा मुक्त भी कराया जाएगा। लेकिन उनको ये जवाब देना पड़ेगा कि जो सैकड़ों करोड़ की कोठी जो महुआ बाग में बनाना है, कोई आवेदन मिला है नीरज जी? बिना बिना आवेदन के क्यों कर रहे हैं धंधा? नहीं तो कमलेश जी, आवेदन मिल जाएगा ना। विजय सिन्हा ने इशारा तो कर ही दिया है कि आवेदन लिखित में दे दीजिए, हम कर देंगे। मैं तो वही कह रहा हूँ कि वैधानिक तरीके से मिल जाएगा तो निश्चित रूप से जांच से लालू परिवार को घबराना नहीं चाहिए। तो अब विजय सिन्हा जी ने यही तो नीरज कुमार जी को इशारा किया होगा कि भाई ठीक है, आप लिखित में कर दीजिए, हम करा देते हैं जांच। तभी तो उन्होंने बोला। ये नहीं, उन्होंने कहा कि वैधानिक तरीके से अगर मेरे पास आता है कोई जांच के लिए तो हम जांच कराएंगे, और जांच में अगर वो निर्दोष है तो निर्दोष साबित होंगे, दोषी है तो दोषी साबित होंगे। इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? मुझे तो इस बात की चिंता हो रही है। अगर आप निर्दोष है तो आपको न्याय व्यवस्था पर, कानून पर भरोसा रखना चाहिए। इतना परेशान हो, लेकिन लालू परिवार को मालूम है यहाँ भी वो दोषी ही सिद्ध होने जा रहा है। यहाँ भी नौकरी के बदले जमीन लेने का जो उनका मामला चलिए, था। कमलेश मंडल जी परेशान नहीं है। कमलेश मंडल जी, आप कमलेश मंडल जी बताइए। अभिषेक जी, मैं एक डिमांड मैं भी करना चाहता हूं कि जितने भी पार्टियां हैं जिनको जो चुनावी चंदा मिला, उस पे मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं सारे दल से। जदयू को 2023-24 में जो है 1.81 करोड़ मिला, वही जाके 24-25 में जो है 18.69% मिला। एलजेपीआर को जहां 23-24 में 11.67 लाख मिला, वहीं पे ये बढ़ के जो है 24-25 में 11.09 करोड़ हो गया। लगभग 940% की वृद्धि एक साल में। भाजपा को जहां पर जो है 23-24 में 3967 करोड़ मिला, और वहां 24-25 में एकाएक जो है 10,107 करोड़। यह कहां का डाटा? और ये बीजेपी को इतना चंदा जो है देश बेच के ये लोग क्या कर रहे हैं, चंदा में ये लोग अपना रहे हैं। प्लीज, वहीं ये शब्द अच्छा नहीं लगता। 23-24 में, हाँ कमलेश मंडल जी, ये देश बेचना, देश हमारा बिकाऊ नहीं है, ये शब्द मत यूज कीजिए कमलेश मंडल जी प्लीज। 522 करोड़, लगभग 43% डिक्रिएशन हुआ। तो मैं इस डाटा के माध्यम से देश को बताना चाहता हूं कि देश में जो चल रहा है चंदा के माध्यम से, जो ये लोग धंधा बना के रखे हुए हैं पार्टी को, तो कहीं ना कहीं ये देश पे ही उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। और देश को इससे कितना मिला बहुत अच्छा लगा आपको। जितने भी बीजेपी से संलिप्त पार्टियां हैं, सब में चंदा में लगभग 1000 गुना की बढ़ोतरी। कांग्रेस को कितना मिला? भरोसा करते हैं और भाजपा को सहयोग चाहते हैं कि तो भाजपा इस बार सत्ता में आए। ठीक है, आपकी डिमांड में समझ गया, आपकी मांग में समझ गया कि आप चाहते हैं कि चंदा जो मिला है उसकी जांच होनी चाहिए। कुछ कह रहे थे राजेश तिवारी जी भी कुछ कह रहे हैं। राजेश जी बताइए। बिल्कुल सबसे बड़ी बात है, आपको एक डिबेट अरे भाई ठीक है ना, तो आप भी जाइए, आप भी उसके लिए पूरा, जैसे नीरज कुमार ने संबंधित विभाग से मांग रखी तो विभाग ने कहा कि हम जांच कराएंगे, आप आवेदन दे दीजिए, तो उस पर डिबेट हो रहा है। आप भी इसी तरीके से किसी कानूनी प्रक्रिया के तहत जाइए, डिमांड लेकर कंप्लेन कर दीजिए, उस पर भी डिबेट कर लेंगे। अब लोकसभा में हम लोगों ने ये बात रखी। राजेश तिवारी जी बोलिए। सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस के लोग कांग्रेस के लोग डाटा बहुत रखते हैं। लोग डाटा में कमी बहुत, अरे डाटा में कमी नहीं है, कांग्रेस के बेटा में कमी है। आपके बेटा जो है राहुल गांधी, कांग्रेस के बेटा पर कोई विश्वास ही नहीं कर रहा है, तो चंदा कहां से देता है? डाटा में कमी नहीं है, बेटा में कमी है। बेटा को सुधारिए, कम से कम उसको कांग्रेस के लायक बनाइए, काम करने वाले लायक बनाइए, तो अपने लोग चंदा आ जाए। आप 50-55 साल चंदा ले रहे थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। हेराल्ड से लेकर के कहां तक चंदा लिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज के देश की जनता जो जदयू पर, बीजेपी पर विश्वास भी जता रही है, तो आप लोग को दिक्कत हो रहा है कि चंदा क्यों आ रहा है? आपका चलिए डॉक्टर संजय के पास चलते हैं। डॉक्टर संजय, जो इंटेंशन पे हम लोग सवाल उठा रहे थे, उस पर राजेश तिवारी जी ने, हालांकि चेक किया मेरे पास तो नहीं है, लेकिन राजेश तिवारी जी कह रहे हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न जो उन्होंने किया है, सब लोगों ने दाखिल किया है,
तो उसमें कहीं भी कौटिल्य नगर वाले प्रॉपर्टी का जिक्र नहीं है, जैसा कि अब ये जेडीयू को पता चला है और उसके बाद ही इन लोगों ने ये कंप्लेंट उठाई है, जैसा कि इनका कहना है। नहीं, ठीक है, इन लोगों ने देखा होगा कि वो जो एफिडेविट दिया जाता है उसमें क्या नहीं दिए हैं, क्या दिए हैं, मेरी जानकारी तो नहीं है। लेकिन एक चीज जो आपने कहा वो अच्छी बात आपने कही कि ये मुख्य प्रवक्ता का बयान नहीं है बल्कि जेडीयू का स्टैंड लगता है। अगर जेडीयू का स्टैंड नहीं होता तो कोई तो आकर के कहते कि नहीं ये उनका निजी बयान है, कह करके ये लोग किनारे हो जाते। तो वहां पर अगर बार बार इस तरह की बात हो रही है मतलब कि जेडीयू सीधे सीधे हमलावर दिख रही है। अब रह गई बात कि इस हमला में जो ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है, पारदर्शिता की बात हो रही है कि क्या दिखाया क्या छुपाया, करवा लीजिए जांच, उसमें जांच करवाने अगर के इन लिए लोगों को पता चल गया है ऐसा, तब तो जाहिर तौर पर इनके पास मौका है। हाँ बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूं कि अगर आपने अभी कहा ना कि हमने बजाते रिसर्च किया है और जो उन्होंने नॉमिनेशन के वक्त या जो उनका ये होता है उस समय जो एफिडेविट दिया जाता है, संपत्ति का ब्यौरा दिया जाता है, उसमें इसकी चर्चा नहीं है। तो नहीं चर्चा है इसका मतलब इस बात को उन्होंने छिपा लिया। आप उसकी जांच करवा लीजिए कि क्या ये आपकी संपत्ति अगर है तो आपने इसको डिस्क्लोजर में क्यों नहीं डाला। तो ये तो जांच का विषय है। देखिए पूरे बिहार की जमीन जो होती है ना वो सरकार के अधीन होती है। आप तो सरकार के पास डेटा अगर मिल गया और किसी ने कितने दिनों में कैसे कौन सी जमीन उनके हिस्से में आई, तो इसके लिए उनके सोर्सेज पूछने के लिए जो आप बता रहे थे कि एजेंसियां तो है ही ना बैठी हुई, वो एजेंसियों का काम क्या है कि अगर कोई हमने हमारा जो इनकम है उसको हमने छिपा लिया, हमने कोई जो अर्जित किया उसको हम नहीं बताए, तो आप जांच करवा लीजिए कि इसके स्रोत क्या है और ये पैसा कहां से आया, व्यवसाय से आया, कब खरीदी, कैसे खरीदी, किनसे खरीदी। लेकिन जो चीजें हैं जब यहाँ पर सार्वजनिक जीवन की बात हो रही है, फिर मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर सिलेक्टिवनेस नहीं दिखनी चाहिए कि आप किसी को तो कर रहे हैं और किसी सबकी करा दीजिए। कोई एक ऐसी बात नहीं हो सकती एक विधानसभा में या जब सदन चले तो हाउस में एक प्रपोजल ला दिया जाए कि आज तक आजादी के बाद 1952 से लेके अभी तक जितने पूर्व और वर्तमान जितने भी सदन के सदस्य रहे हैं, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, सबकी संपत्ति का ब्यौरा हम लोग डालेंगे और सार्वजनिक कर देंगे। मतलब ठीक उसी तरह का मामला है ना जैसे अभी 10 सर्कुलर रोड का मामला उठा था कि सिर्फ ये कह के कि आप पूर्व मुख्यमंत्री के कोटे से यानी उस पूल का बंगला आपको नहीं मिलेगा, आपको नेता प्रतिपक्ष सदन में चूंकि उच्च सदन में है उस नाते आपको बंगला मिलेगा। इस बात पर कि अलग पूल का अलग कोटे का बंगला मिलेगा तो आपको वहां जाना पड़ेगा। लेकिन कई लोग ऐसे हैं सत्ता पक्ष के जो पटना में बंगले के लिए मतलब अधिकृत नहीं है लेकिन उनको बंगला मिला हुआ है, इस पर कोई नहीं बोलता। वही मैं कह रहा हूं ना कि जब सिलेक्टिवनेस दिखेगा तो फिर तो आपकी जो जांच प्रणाली है या जो आप किसी को ग्रिल कर रहे हैं, घेर रहे हैं, उस पर भी तो सवाल उठेगा कि सबकी करा लीजिए, सबके लिए वो न्याय होना चाहिए ना। न्याय किसी के लिए अलग हो और न्याय होना ही नहीं, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। बिल्कुल, वो तो हाईकोर्ट का फैसला था जिसमें कोर्ट ने बजाते भवन निर्माण विभाग से रिपोर्ट मंगा करके और जारी कर दिया था कि पूर्व मुख्यमंत्री को ना बंगला, ना सिक्योरिटी, ना स्टाफ, इस तरह की कोई सुविधा देने का कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है। और कोर्ट के फैसले के बाद फिर एक चीजें तय हो गई, लेकिन फिर ये सब पर लागू होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं एक शब्द में, सिलेक्टिवनेस अगर नहीं है तो फिर सार्वजनिक जीवन के लोगों को बतानी भी चाहिए और सार्वजनिक लोगों की संपत्ति की जांच भी होनी चाहिए। कमलेश शर्मा जी कुछ कह रहे हैं, छोटा छोटा रिएक्शन अब सबसे। कमलेश जी जल्दी से। जी बस मैंने एक बात तो ये कहना चाहते हैं कि राबड़ी आवास जो को लेकर के नीरज जी ने एक वक्तव्य दिया था जिस पर आपने एक डिबेट बुलाया था। मेरी जानकारी में उस बंगले में ईडी और सीबीआई तो कई बार गया था। उसी बंगला में वो ड्रोन से जांच कराना चाहते थे और क्या क्या जांच कराना चाहते थे। थोड़ा ऐसा बोलने के क्रम में इस सब बातों को सोचा जाना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। और जहाँ तक कौटिल्य नगर के बारे में मेरी जानकारी है, हमारे भी मित्र के कुछ परिवार के लोग जो विधायक एमपी रहे हैं उन लोगों का फ्लैट है वहाँ पर। ज़मीन वहाँ विधायकों को अलॉट किया गया था। जो लोग वहाँ पर घर बनाए या नहीं बनाए पर्ती पड़ा हुआ है, लालू जी को भी उस समय अलॉट किया गया था। 77 के बाद ये मैंने हुआ था।
तो उसी में मकान बना हुआ है, शायद उसी के मरम्मत का काम चल रहा है। और राजेश तिवारी जी कह रहे हैं कि डाटा तो सही है, बेटा सही नहीं है। माने आप क्या कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार का आपका डाटा सही है, आप स्वीकार कर रहे हैं कि भाजपा से लेकर के आप तक का समूचे भ्रष्टाचार का डाटा बिल्कुल सही है, तो आप इसी पर चल रहे हैं। देवेश चंद्र ठाकुर और जीतन राम मांझी पटना में कैसे रह रहे हैं, सरकारी क्वार्टर में कैसे रह रहे हैं? तो ये तो आपका सेलेक्टिवनेस ही है ना। 1 दर्जन से ज्यादा लोग रह रहे हैं जिनके नाम पर बंगला अलॉट है, उनका काम खत्म हो चुका है, ये कर रहे हैं। तो आप कुल मिलाकर के माने विपक्ष के खिलाफ आप केवल मोर्चा खोले हुए हैं, इंटेंशनली कर रहे हैं। राजेश तिवारी जी बहुत जल्दी, छोटा राजेश तिवारी जी। सबसे बड़ी बात है ये जो बात कर रहे हैं लोग कि जिनके पास आवंटन नहीं है, ये है मुकेश सहनी जी इन्हीं के साथ हैं। जान रहे होंगे ये मुकेश सहनी जी लगातार 2 साल तक रहे, रेंट दे करके रहे, वही मंत्रिमंडल को ये थी आवास में, तो उसी स्टैंड रोड में ही रहे। और आपको पूरी मीडिया को बुला करके आपका जो आप बोल रहे हैं उनको सीतामढ़ी सांसद वो आकर के बता दिए कि बजाते अपना स्लिप दिखा दिए कि हम रेंट दे रहे हैं और सरकार हमको आवंटन किया, रेंट दे रहे हैं। जब मुकेश सहनी को जो दिया जा रहा था तब ये लोग आवंटन नहीं बोले, क्योंकि मुकेश सहनी इनके साथ है। मुकेश सहनी के यही बात है कि इनका अंतर नहीं समझ में आ रहा है कि कोई किराना, तो आप मुकेश सहनी या किसी का भी ये नियम ये कब का बना हुआ है, कब का नियम बना हुआ है ये देख लीजिए। ठीक है, लेकिन वो मेरे ख्याल से ठीक है, लेकिन उसका कुछ तो समय अवधि तय होगी ना भाई कि कितने समय तक, या आप उसको अनिश्चित काल के लिए रेंट पे दे देंगे, तब तो वो फिर किराए पे यानी आप चढ़ा रहे हैं ना फिर। अरे ये लोग तो कब्जा करने वाले हैं। नहीं ठीक है, कमलेश मंडल जी जल्दी से, कमलेश मंडल जी छोटा रिएक्शन जल्दी फाइनल। कमलेश मंडल जी। अभिषेक जी, चंदा पे धंधा की बात मैं कर रहा था। हाँ। इन्होंने टाटा ग्रुप को 44,000 करोड़ सब्सिडी में माफ किया और उसके एवज में इन्होंने जो है 758 करोड़ चंदा के रूप में लिया। ये बीजेपी का कृत्य है। दूसरा, जय इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड या इस कंपनी का जो है 173 करोड़ रुपया माफ किया गया। ये बताइए, ये बाद में पता चला कि ये अमित शाह के बेटे का कंपनी है। ठीक है, तो ये लोग ठीक है, चलिए नीरज जी जल्दी से 10 सेकंड जल्दी। देखिए आरजेडी के लोगों को रोना धोना बंद करना चाहिए। हाँ। ये कोई राजनीतिक साजिश नहीं है, हजारों लोग नहीं आपका राजनीतिक साजिश हो या नहीं हो, लेकिन कुल मिलाकर बात तो ये जरूर उठ रही है ना कि ऐसा लग रहा है कि जैसे अचानक से जब राबड़ी आवास खाली करने को आप लोगों ने कहा, उसके बाद अटैकिंग हो गई कि लालू परिवार को टारगेट करो, जितना हो सके टारगेट करो, क्योंकि वो बंगला खाली करने में उन लोगों ने देरी कर दी। ये तो साफ दिख रहा है, क्योंकि आपको अगर यही करना है तो पिछले 20 साल में राबड़ी देवी सीएम नहीं है, पिछले 20 साल में आप नहीं जांच करा पाए कि लालू परिवार की जमीन कहां है और वो जमीन किस तरह से अर्जित की गई है कि आपको 2025 में अचानक याद आया कि कौटिल्य नगर वाला बंगला तो गड़बड़ है। ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप सबका चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल बात बेबाक में इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ।